हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम विनीत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल और चीन का षड्यंत्र और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में। दोस्तों, जैसा कि खबर निकल के आ रही है, जैसा कि नेपाल ने अभी हाल में ही 21 सोशल मीडिया साइट को बैन किया था, उसको लेके नेपाल में एक खूनी संघर्ष छिड़ गया है। अभी तक लगभग 20 लोगों की हत्या हो चुकी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ उसके राजनीतिक पहलू के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ओली, और उनका जो चीन के साथ संबंध है, ये किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं। ये बैन इसलिए किया गया है ताकि वह चीन की सोशल मीडिया को नेपाल में लाएं और जो बाहरी अमेरिकन सोशल मीडिया है उसको बैन करें और फ्री स्पीच को बैन करें। वो चाहते हैं वो जो नेपाल में राजनीतिक विद्रोह है, जो सरकार के खिलाफ विद्रोह है, उसको कंट्रोल कर सके। आइए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, अभी तक जो नेपाल में राजनीतिक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। अगर हम विश्लेषण करें बाहरी राजनीति और अंदरूनी राजनीति के बारे में, तो इस इम्बैलेंस को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं अंदरूनी राजनीति के बारे में। दोस्तों, नेपाल में जो विद्रोह हुआ है वो विद्रोह होना ही था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसा क्यों है दोस्तों? आइए दोस्तों, उसको हम समझते हैं। दोस्तों, नेपाल में लगातार अस्थिर सरकारें थी, जिससे नेपाल की जनता खुद अत्रस्त हो चुकी है। हर रोज कोई ना कोई नई सरकार बनाता है, कोई ना कोई अपना समर्थन खींच लेता है। दोस्तों, दूसरी बात वहां पे करप्शन की है। दोस्तों, कम्युनिस्ट सरकारें इतनी भ्रष्ट सरकारें हो चुकी हैं, इससे भी जनता त्रस्त हो चुकी है। अभी न्यूज आई थी हाल में ही, कैसे एक पोखरण एयरपोर्ट को चीन के हवाले कर दिया गया। इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, पूरी नेपाल की जनता उसको देखी। और दोस्तों, आरोप तो इतना तक लगता है, जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के मिस्टर ओली, वो चाइना के कठपुतली हैं। एक चाइनीज इन्वा है, वो उनको अपने इशारों पे नचाती है। वो ऐसा भी कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर हनी ट्रैप्ड हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर पे आरोप लग चुके हैं। दोस्तों, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। दोस्तों, नेपाल की जनता, नेपाल के युवा काफी बेरोजगार हो चुके हैं। वहां पे न इंडस्ट्री है, न कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। जो भी कारखाने चल रहे थे वो भी लगभग बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाहरी राजनीति के बारे में। नेपाल के बाहर के देशों में कैसी राजनीति चल रही है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, आज पूरे विश्व में राइट विंग पॉलिटिक्स फैल गई है। चाहे ये यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। कैसे हर जगह राइट विंग पॉलिटिशियन आगे अपनी सरकार बना रहे हैं देश में। दोस्तों, नेपाल में एक इम्बैलेंस है। इंडिया एक बगल में उसका देश है, नेपाल के बगल में इंडिया जैसा एक बड़ा देश है, जहां पे लगभग 10 साल से ज्यादा राइट विंग पॉलिटिक्स चल रही है और वहां पे राइट विंग पॉलिटिशियन बीजेपी अपनी सत्ता बना के काबिज है, जिसका असर सीधा सीधा नेपाल की राजनीति पे पड़ना सुनिश्चित है और अनिवार्य है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और उनके विचार और उनकी भावना आज भी हिंदू आइडियोलॉजी से परिपक्व है। जब भी हिंदुस्तान में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करती है, तो इसका सीधा प्रभाव नेपाल पे पड़ना स्वाभाविक है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राम टेम्पल के बारे में। दोस्तों, ये राम टेम्पल तो बना अयोध्या में है, लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रभाव नेपाल में भी पड़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज भी जनकपुरी से सदियों पुरानी परंपरा है, लोग जनकपुरी से चढ़ावा लेके आते हैं और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को वो समर्पित करते हैं। दोस्तों, ये जो बॉन्डिंग है, ये बहुत पुरानी बॉन्डिंग है और हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान और नेपाल का जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो कितना गहरा है। दोस्तों, जो 70 साल पुरानी नई सरकारें बनी हुई हैं, वो इन बॉन्ड को नहीं समझ पा रही हैं और ये जाहिर सी बात है, इन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोनार्ची के बारे में। दोस्तों,
देश में एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है नेपाल में कि राजशाही फिर से वापस लाई जाए। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो नेपाल की जो आइडेंटिटी है, हिंदू आइडेंटिटी है, उसको खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन इसी समय पूरे विश्व में हिंदू आइडियोलॉजी और राइट विंग पॉलिटिक्स पूरी चरम पे है। जैसा कि ये उल्टी हवाएं बह रही हैं नेपाल में, और नेपाल उस हवा को बहुत समय तक नहीं थाम सकता, नहीं रोक सकता। इसलिए दुनिया जो नेपालीज लोग हैं वो लोग एक मोनार्ची की मांग कर रहे हैं। मोनार्ची आने से उनको लगता है कि जो उनकी पुरानी आइडियोलॉजी थी, हिंदी आइडियोलॉजी थी, वो फिर से वापस आएगी और एक नेपाल को स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे सकती है, जो आज की भ्रष्ट सरकार से कम उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।